वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। और आज का टॉपिक है क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा कि 1857 में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी कि 1857 का रिवोल्ट करने पे लोग मजबूर हुए, सिपाहीज मजबूर हुए, पॉलिटिशियंस मजबूर हुए, रूलर्स मजबूर हुए और बाकी जो पीजेंट्स थे वो भी मजबूर हुए। और उसमें हमने इमीडिएट काज भी पढ़ा। सब कुछ उसमें पढ़ने के बाद अब हम पहुंचे हैं कि कंपनी रूल जो था वो ख़त्म हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 में क्या क्या चेंजेस आई, क्या क्या चेंजेस आई इसमें 1857 के बाद। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम कंपनी का रूल नहीं, क्राउन रूल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड। ठीक है, यहाँ पे एक एक्ट आ गया। अब इस एक्ट में क्या खास बात थी? इस एक्ट को कहा जाता था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट को कहा जाता था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1858 जो एक्ट था उसको। और इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो गई? 1857 जो रिवोल्ट था, 1857 जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस करने में, उसको दबाने में ब्रिटिशर्स कामयाब हो गए। उसमें ख़ास बात थी कि दिल्ली में किसी और को उन्होंने हेड बनाया था अपने सिक्योरिटी का। उसने वहाँ पे सप्रेस किया। झांसी में किसी और को किया था, हगरोज थे। और हर जगह पे निकोलसन ने थे, निकोलसन ने भी सप्रेस किया। उसके बाद कैम्बल ने भी। ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, इन्होंने सप्रेस किया मूवमेंट को। मैं 1857 की बात कर रहा हूँ। अब उससे आगे क्या हुआ? इस एक्ट की वजह से, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की वजह से एबॉलिश हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब तक जो कंपनी रूल था वो एबॉलिश हो गया और जो पावर था, ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। अब तक जो भी यहाँ पे पावर था, जी हाँ, अब जो भी पावर्स थे, खासतौर पर गवर्नमेंट टेरिटरी रेवेन्यू के, वो किसके पास चले गए? ब्रिटिश क्राउन के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश क्राउन के पास पावर्स चले गए बिकॉज ऑफ 1858 एक्ट। आगे बढ़ लेते हैं। गवर्नर जनरल नेम वाज चेंज्ड। जी हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नर जनरल का नाम क्यों चेंज किया गया? मैं कहता हूँ यहाँ पे टाइटल की बात कर रहा हूँ। मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ। गवर्नर जनरल टाइटल वाज चेंज्ड एज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉय वाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब गवर्नर जनरल के बाद अब वो क्या बनेंगे इस एक्ट के बाद? फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। बात तो यहाँ पर ठीक है, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। लेकिन ये वाइस रॉय इसलिए इन्होंने बनाया इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। देखो, टाइटल इसलिए चेंज किया गया, कुछ खास इसमें था नहीं। गवर्नर जनरल था, अब उन्होंने वाइस, जब कंपनी रूल ट्रांसफर हो गया और ये सीधे चला गया किसके अंडर? ब्रिटिश क्राउन के अंडर। वहां पे उन्होंने क्या किया? यहाँ पे गवर्नर जनरल का नेम जो है चेंज किया, टाइटल चेंज किया और वाइस राय रखा। वाइस राय चेंज इसलिए, वाइस राय इसलिए रखा, इसलिए चेंज किया क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहा यह ब्रिटिश क्राउन का बनेगा, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ये किसकी बात हो रही है? ये किसी भी गवर्नर जनरल की बात हो रही है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खास तौर पर लॉर्ड कैनिंग की। यहाँ से हम जो भी गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, वो गवर्नर जनरल के साथ साथ उसका टाइटल वाइस राय भी बोला जाता है, बताया जाता है। इन इंडिया एंड लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। यहाँ तक बात सही है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑफिस क्रिएट किया जाता है, एक पोस्ट क्रिएट किया जाता है, नाम होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों बनाया गया? इसमें क्या खास बात थी? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको एक कंप्लीट अथॉरिटी दी गई। कंप्लीट अथॉरिटी, ये कंप्लीट अथॉरिटी इसलिए था ताकि कंट्रोल करने के लिए जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी यहाँ पे लाई थी, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और लॉ ऑफ स्टेट। उस जैसी पॉलिसी, वैसी कोई पॉलिसी ना बनाए, कोई भी गवर्नर जनरल अपनी मनमानी ना करे, उसके लिए ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट रखा गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट
इसलिए रखा गया ताकि वो नज़रसानी करे, वो नज़र रखे किस पे, गवर्नर जनरल पे, यानी गवर्नर जनरल पे या वाइसराय कहिए आप, वाइसराय पे। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, ये मेंबर था किसका? ब्रिटिश कैबिनेट का, ये कैबिनेट मेंबर हुआ करता था। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे उन्होंने इसलिए रखा इसको ताकि वो नज़र रखे, ताकि ऐसी कोई पॉलिसी ना बने जिससे फिर से रिवोल्ट 1857 जैसी सिचुएशन पैदा हो। एंड वाज कौन, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसको किसको जवाब देना था? इसको सिर्फ जवाबदेही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। आंसर किसको देना था इसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसर देना था। अब इसके बाद 1858 जो ये था, एक्ट था, इसमें कुछ खास चेंज और भी आ गई और ये इंपॉर्टेंट चेंज था। देखिएगा, इट एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए, इसको इसकी जो ऑफिस में काम करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल बनाया गया। एंड सेक्रेटरी वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अब ये काउंसिल इसलिए बनाया गया ताकि ये डिसीजंस ले। उसके बाद वो डिसीजंस किसको दिए जाते थे? वाइस राय को। जी हाँ, बात याद रखिएगा। डिसीजंस लिए जाते थे, उसके बाद वो फिर फॉरवर्ड किए जाते थे वाइस राय को। वाइस राय को, यानी इसका मतलब यहाँ पे ये चला जाता है कि वाइसराय एक यहाँ पे ऐसा रूलर नहीं था, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा जो पहले हुआ करता था कि जो भी मनमानी आए वो करे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, मैंने अभी बात की डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स अगर खास तौर पर किसी को ना पता हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स एक पॉलिसी थी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लॉर्ड डेलहौजी ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये पॉलिसी को विड्रॉ लॉर्ड कैनिंग ने किया। याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी को विड्रॉ किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने, जो फर्स्ट वाइसराय बने। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत आपको क्या करना था? अगर आपके पास कोई भी स्टेट की आप कोई भी स्टेट की, किसी भी स्टेट की आप लीडर हो, आप रूलर हो, अगर आपके पास अपना बेटा नहीं है, तो क्या था? आप अपने बेटे के सिवाय किसी और को रूलर नहीं बना सकते थे। यानी आप अडॉप्टेड सन को रूलर नहीं बना सकते थे। जो ही आपकी डेथ हो जाती, तो आपका जो स्टेट था, आपकी जो स्टेट थी, वो किसके पास चली जाती थी? ब्रिटिशर्स के पास। और इसी तरह से 7 स्टेट्स को एनेक्स किया था लॉर्ड डेलहौजी ने थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ये देखिएगा, इसके बाद एक एक्ट पास हुआ। कौन सा एक्ट? ये एक्ट पास हुआ 1861। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें क्या चीज़ें हुई। बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। अब ये यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, क्या मतलब है इसका? आइए देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग ये खुद ही अपना मतलब बताता है यहाँ पे। नॉमिनेटेड सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल। अब इंडियंस को क्या किया गया? नियुक्त किया गया, बनाया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में? लॉर्ड कैनिंग के लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाया गया। और ये एक प्रोसेस था डिसेंट्रलाइजेशन करने का। देखिएगा, दो एक्ट्स आपने देखा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73, उसके बाद फिर 1833 में भी एक्ट पास हुआ। और उसमें जो पॉलिसी थी, जो पावर्स थे, सिर्फ सेंटर के पास थे, यानी ब्रिटिशर्स के पास थे, यानी गवर्नर जनरल के पास पावर्स थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब पावर्स कुछ चेंज हो गए। अब इस एक्ट की वजह से, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट की वजह से, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। यानी फेडरलिज्म, थोड़ा सा फेडरल स्टार्ट हो गया, यानी जो फेडरेशन का स्टार्ट हो गया, फेडरेशन की तरफ अब रुख मोड़ने लगा। अब यहाँ पे रिस्टोर किया उन्होंने पावर्स। इसका मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो पावर्स उन्होंने बॉम्बे से छीने थे, मद्रास से छीने थे, वो उनको वापस दिया गया। एंड दिस पॉलिसी कौन सी पॉलिसी? ये डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, कि आपको पावर्स वापस देने होंगे, बॉम्बे और मद्रास को। इन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटिव डेवल्यूशन, 1863 में, 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 1863 में
गेव कंप्लीट ऑटोनॉमी, इसने एक कंप्लीट ऑटोनॉमी दी किन किन प्रोविंसेस को, जो प्रोविंसेस किसके अंडर थे, ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के बाहर जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिशर्स के अंडर पहले तो वो ब्रिटिशर्स के अंदर थे, लेकिन अब वो ब्रिटिशर्स के जुरिडिक्शन से बाहर चले गए, ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से बाहर चले गए, और उनको एक ऑटोनॉमी मिली, उनको एक ऑटोनॉमी मिली। वो 1970 37 तक ये रूल इनका चला। अब 1937 तक क्यों, उसके बाद भी हम वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और लॉर्ड गवर्नर जनरल की बात करेंगे, वाइस राय की बात करेंगे, लॉर्ड एलिगन फर्स्ट 1862 से 1863 तक। वहाँ पे क्या होता है कि वहाबी मूवमेंट चल रहा था उस वक्त, कुछ खास इसमें हुआ नहीं, वहाबी मूवमेंट को इन्होंने सप्रेस किया। ये वहाबी मूवमेंट हम सोशो रिलीजियस जो मूवमेंट से उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट से, जैसे प्रार्थना समाज था उसको चलाया था, आर्य समाज था, उसके बाद डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स थे, देवा समाज था, रामाकृष्ण मिशन था, पूना, ये सारे जो पूना सेवा सदन समाज था, इन्होंने ये सारे मूवमेंट्स चलाए थे, और इसके लिए एक अलग वीडियो होना चाहिए, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अब उसके बाद लॉर्ड एलिगन के बाद आते हैं सर जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869 तक। कहा जाता है कि इस दौरान जो वॉर होनी चाहिए थी, और जो ब्रिटिश और अफगान के बीच में एक टसल था, जो लॉर्ड ऑकलैंड के दौर में स्टार्ट हुआ था 1838 में, जब फर्स्ट अफगान वार हुई थी। कहा जाता है कि इस वक्त इस दौर पर, लॉर्ड लॉरेंस के दौर पे फेवरेबल कंडीशंस थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पॉलिसी इख्तियार नहीं की, किसके साथ, कि वो उन्होंने कहा कि हमें नहीं छेड़ना है, किन के साथ, अफगान के साथ। ये याद रखिएगा, उन्होंने कहा हमें कुछ खास छेड़खानी नहीं करनी है अफगान के साथ। उस वक्त कहा जाता है कि अफगान जो थे वो वीक थे, अफगान उस वक्त वीक थे। अब उसके दौर में क्या होता है, लॉरेंस के दौर में, एक तो भूटान वार होती है। भूटान वार किसके बीच में होती है, एक भूटान आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में होती है। और भूटान वार कैसे एंड होती है, ये एंड होती है एक ट्रीटी से। अब ये कौन सी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सिंचुला, ट्रीटी ऑफ सिंचुला, याद रखिएगा। भूटान वार किसके दौर में हुई, लॉरेंस के दौर में, सर लॉरेंस के दौर में। ये गवर्नर जनरल थे, वाइस राय थे, और ये ट्रीटी ऑफ सिंचुला की वजह से एंड हो गई। आगे बढ़ लेते हैं। लॉर्ड मेयो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस। अब लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल बने, वाइसराय बने, इन्होंने इस्टेब्लिश किया टू कॉलेजेस फॉर एजुकेशन। वन कॉलेज फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस इन राजकोट कॉलेज काठीवार, ठीक है। उसके बाद मेयो कॉलेज एट अजमेर राजस्थान। दो कॉलेजेस इन्होंने इस्टेब्लिश किया, एक तो इंडियन प्रिंसेस के लिए कॉलेज किया गया, पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस इन राजकोट कॉलेज काठीवार, एंड मेयो कॉलेज एट अजमेर राजस्थान, ठीक है। दो कॉलेज इस्टेब्लिश किसने किए, लॉर्ड मेयो ने, यानी थोड़ा सा डेवलपमेंट फॉर एजुकेशन की तरफ। लॉर्ड मेयो इज ओनली वाइसराय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन। लॉर्ड मेयो इज ओनली वाइसराय who has been assassinated in Port Blair by Afridi Pathan and Sher Ali Afridi, यानी ही इज द ओनली वाइसराय, लॉर्ड मेयो इज द ओनली वाइसराय जो कि असैसिनेट किए गए हैं इन ऑफिस में ऑफिस का मतलब हो गया ड्यूटी में, एक तरह से वो ड्यूटी में थे, वो पोर्ट ब्लेयर गए थे और वहां पे उनको असैसिनेट किया था शेर अली और अफरीदी पठान ने, यानी उनका मर्डर हुआ था। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक आ गए। नॉर्थ ब्रूक ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा मुझे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक ने क्या किया, देखिएगा। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक रिजाइनड ऑन अफगान क्वेश्चन। अब उन्होंने रिजाइन क्यों किया अफगान क्वेश्चन के बारे में, मैंने आपको इसीलिए पहले ही थोड़ा सा बता दिया कि लॉर्ड ऑकलैंड के दौर में 1838 में अफगान के साथ पहली वार की गई थी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन वहाँ पे ब्रिटिशर्स को हार मिली थी, और उसका सबक किसको मिला था, उसके बाद गवर्नर जनरल जो थे, वाइसराय जो थे, सर जॉन लॉरेंस, उसके दौर में कहा जाता है कि कंडीशंस फेवरेबल थे अटैक करने के लिए अफगानिस्तान में। उस वक्त कंडीशन जो थे वो कुछ अ, अच्छे नहीं थे, यानी अगर उनके खिलाफ कोई भी वार की जाती शायद वो हार जाते, लेकिन वो खतरा उन्होंने नहीं उठाया सर जॉन लॉरेंस ने। और सेम जब उन्हें
कहा गया, लॉर्ड नॉर्थब्रूक को कहा गया कि आपको अफगानिस्तान पे अटैक करना है, तो उन्होंने रिजाइन किया। एंड ही इज द ओनली वाइसराय हु रिजाइनड ओवर अफगान क्वेश्चन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वॉइसराय की बात करेंगे हम, लॉर्ड लिटन की बात करेंगे। 1876 से लेके 1880 तक इन्हें कहा जाता है रिएक्शनरी वॉइसराय, अनपॉपुलर वॉइसराय, वॉइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। अब रिवर्स कैरेक्टर के क्यों थे, रिएक्शनरी के क्यों थे, क्या कैरेक्टर था इसमें कि इन्हें अनपॉपुलर का टाइटल मिला? इसमें कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से इन्हें अनपॉपुलर कहा गया। ये इंडियंस को पसंद नहीं करते थे, इंडियंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यानी ये चाहते थे कि जितना भी इंडियंस पे जुल्म किया जाए वो बेहतर रहेगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन लेकिन उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए, उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए। हम पहले पढ़ेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है। जी हाँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है? हमेशा ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लगाया? अब ये एक्ट इसलिए लगाया उन्होंने ताकि उन्होंने कहा कि उस वक़्त ग्रोथ ऑफ एजुकेशन भी चल रही थी, मूवमेंट्स भी चल रहे थे, सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, रिफॉर्म्स मूवमेंट चल रहे थे, ग्रोथ ऑफ प्रेस भी चल रहा था, वहाँ से ग्रोथ ऑफ एजुकेशन भी चल रही थी। जो एजुकेशन के तौर पर वहाँ पे मूवमेंट्स चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रेस में जो भी छापेगा, वर्नाक्यूलर का मतलब हो गया लोकल, लोकल लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर होगा, उसको क्या करेंगे हम, पहले एक कॉपी हमारे पास पहुंचनी चाहिए उसकी, ताकि हम पहले देखेंगे। यानी एक सेंसर, सेंसर का मतलब होता है यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब हो गया, उन्होंने सेंसर लगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इजाज़त देना है इनको, इन इनको इसका मतलब इजाज़त इसलिए देना है ताकि ये कोई गलत ऐसी खबर ना छापे गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसी कोई गलत खबर ना छपे गवर्नमेंट के खिलाफ। गलत खबर का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे नेशनलिज्म की तरफ लोगों को भड़का रहे थे कुछ पेपर्स, इनका ऐसा मतलब था, नेशनलिज्म की तरफ भड़का रहे थे। इनको लग रहा था कि लोकल पेपर जो है वो नेशनलिज्म क्रिएट करेंगे और फिर से रिवोल्ट जैसी सिचुएशन होगी। उन्होंने कहा कि हमें लोकल जो न्यूज़पेपर्स है उन पे हमें बैन लगानी चाहिए, और उस पे उन्होंने बैन लगाया। उसके बाद उन्होंने आर्म्स एक्ट आर्म्स एक्ट 1878 पास किया। और ये आर्म्स एक्ट है क्या? आप ये मान लीजिए ये भी इसी तरह से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की तरह था। आर्म्स एक्ट दो, इसमें एक तो इंडियंस थे और ब्रिटिशर्स। आर्म्स का मतलब हो गया कि आपके पास गन या कुछ भी आर्म होता तो आपको लाइसेंस चाहिए थी। लेकिन किन को लाइसेंस चाहिए थी, किन को लाइसेंस रखनी थी? अगर किसी इंडियन को गन रखना था घर में, तो उसको लाइसेंस गवर्नमेंट से लेनी थी। अगर किसी ब्रिटिशर को गन रखनी पड़ती घर में, तो उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यानी यहाँ पे एक बार फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब सुपीरियरिटी ब्रिटिश और यूरोपियन अपनी सुपीरियरिटी वो दिखा रहे हैं। उसके बाद एक और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कि हम कह सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन चल रहा था वहाँ से मूवमेंट्स, और उसकी वजह से काफ़ी इंस्पायर हुए थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिन्होंने फर्स्ट इंडियन थे जो क्वालिफाई किया था आईसीएस एग्ज़ाम, इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसे हम आईएएस एग्ज़ाम कहते हैं, हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जब इन्होंने क्वालिफाई किया, जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई का मतलब है जब पहला पड़ाव उन्होंने क्रॉस किया, तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि हमें अब रिएक्शनरी, इसीलिए इसका नाम रिएक्शनरी रखा गया है। इन्होंने एज को 21 से 19 किया और एग्ज़ाम लंदन में करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो लंदन में होंगे, उसके साथ-साथ एज को उन्होंने 21 से 19 किया, 21 से लेके 19 को एज किया। अब ये इसमें क्या ख़ास बात थी कि एज को कम किया ताकि मिनिमम इंडियन जो है वो शामिल हो जाए। यहाँ पे भी मिनिमम इंडियंस शामिल हो जाए। जब एग्ज़ाम लंदन में था तब की बात थी ये 1878, 79, 80s की बात कर रहा हूँ मैं।
लेकिन फर्स्ट हु इज़ द फर्स्ट इंडियन हु हैज़ क्वालिफाइड आईसीएस एग्ज़ाम, अगर ये आपको पूछा जाएगा, द फर्स्ट आईसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाइड बाय इंडियन वाज़ सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अब इतनी ही इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हाँ जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया कि फर्स्ट फैमीन कमीशन उन्होंने भेजा। फर्स्ट फैमीन कमीशन, पहली बार फैमीन कमीशन रखा गया, फैमीन कमीशन अपॉइंट किया गया। सर रिचर्ड स्ट्रैंची, सर रिचर्ड स्ट्रैंची को, जो कि वहाँ पे उन्होंने फेमीन कमीशन के हेड बनाया। और फेमीन कमीशन के दौरान इन्हें कहा जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेमीन आया था। वो फेमीन के हेड कौन थे? सर रिचर्ड स्ट्रैची। आगे बढ़ लेते हैं, अब पढ़ेंगे हम लॉर्ड रिपन के बारे में। देखिएगा, लॉर्ड रिपन मेरे हिसाब से मेरे पसंदीदा गवर्नर जनरल्स में से है, वाइस राइज में से है। नो डाउट उनके दौर में एक कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी चली, जिसे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम पे जाना जाता है। एल्बर्ट एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का नाम दिया गया है उसको। लेकिन एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी क्या? अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी होगी कि लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, लेकिन उनके कोर्ट में एक लॉ मेंबर थे जिनका नाम था एल्बर्ट। उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, और वो जी हाँ, एल्बर्ट किसके कोर्ट में थे? लॉर्ड रिपन्स के कोर्ट में थे। इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, एक बिल इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा कि जो भी फैसला सुनाया जाएगा, जो भी फैसला, चाहे वो इंडियंस के खिलाफ होगा, चाहे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होगा, यूरोपियंस के खिलाफ होगा, दोनों जजेस होंगे, इंडियंस भी होंगे और वहाँ पे कौन होगा? यूरोपियंस भी होंगे। लेकिन इन्होंने साफ मना किया। इन्होंने कहा कि ये अब इंडियंस तो थे ही थे, कोर्ट में थे ही थे, इंडियंस भी थे वहां पे, जज जज इंडियंस भी थे, कुछ इंडियंस थे जो जज थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने है, यूरोपियंस ने कहा कि हम इंडियंस के जो ये स्लेव्स है, इनके अंडर हम, यानी इनके सामने हम पेश नहीं होंगे, अदालत में इनके सामने हम पेश नहीं होंगे। यानी एक बार फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो था, ब्रिटिशर्स का जो अ, थोड़ा-सा कह सकते हैं हम कि उनका जो माइंडसेट था, उनका जो माइंडसेट था वो था कि हम सुपीरियर है किनसे? इंडियंस से। इन्होंने कुछ, हम आगे भी पढ़ेंगे, सेडिशियस बेबूज़ का नाम दिया गया और काफ़ी कुछ कहा गया इंडियंस के खिलाफ। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, अब इसको फिर से चेंज करना पड़ा। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को फिर से चेंज करना पड़ा। अब कोई भी यूरोपियन अगर क्राइम करता, अब कोई भी यूरोपियन अगर क्राइम करता, उसे कौन सा जज फैसला सुनाता उसके खिलाफ? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जज फैसला सुनाता, यानी उसको यूरोपियन जज फैसला सुनाता। आगे बढ़ लेते हैं, इनका और एक काम देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इसको अच्छी तरह से हैंडल किया, इस सिचुएशन को, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को इन्होंने इसको रोक लिया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, पहला फैक्ट्री एक्ट बना। अब ये फैक्ट्री एक्ट क्या है? देखिएगा, हमने अभी भी देखा है कि जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है बिलो 14 एज, उनको फैक्ट्रीज में काम करने की ज़रूरत नहीं है। वुमेन को फैक्ट्रीज में काम करने की ज़रूरत नहीं है ज्यूरिंग, जब वो उनकी, जब वो कह सकते हैं कि हम कि मतलब बच्चों को उन्होंने कहा कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे 14 साल से नीचे नीचे है, 14 ईयर से नीचे है। और उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट लाया। फैक्ट्रीज एक्ट लाने का मतलब ये था कि चिल्ड्रन बिलो 14 कैन नॉट वर्क ऑन फैक्ट्रीज, यानी जो भी बच्चे छोट यानी वुमेन और बच्चे, उनको फैक्ट्रीज में काम करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ हॉलीडेज भी बच्चों की, वुमेन्स के लिए उन्होंने लाई। आगे बढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेंसस, ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस इन 1881 किसके दौर में होता है? ये फर्स्ट सेंसस होता है 1881 में। ये होता है लॉर्ड रिपन के दौर में। आगे बढ़ लेते हैं। लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1882। अब ये इंट्रोडक्शन क्या किया इन्होंने? इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हो गया, अब यहाँ पे हम आज देखते हैं कि पंचायत होनी चाहिए,
उसके बाद ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक, ये हमने हाल ही में देखा इलेक्शंस हो गए, ब्लॉक लेवल के इलेक्शंस हो गए। यानी लोकल लेवल पे इन्होंने कहा कि लोकल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन करनी चाहिए गवर्नमेंट को, यानी ग्रॉस रूट लेवल तक हमें गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अभी भी इनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये कौन है? लॉर्ड रिपन है। आगे बढ़ लेते हैं। रिपील वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ये जो प्रेस एक्ट था किसके दौर में हुआ था? ये जो रिवर्स कैरेक्टर के थे, अनपॉपुलर थे, रिएक्शनरी वाइसराय थे, लॉर्ड लिटन के दौर में उन्होंने बैन लगाया था। जो लोकल पेपर्स थे, न्यूज़ पेपर्स, उसको रिपील किया गया। उन पेपर उसको रिपील करने का मतलब यहाँ पे ये आता है कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें फुल फ्रीडम देनी चाहिए। किनको? जो भी प्रेस वाले हैं इनको फ्रीडम देनी चाहिए। लेकिन लेकिन बात यहाँ पे एक बार फिर से उठ रही है, क्या जो लॉर्ड लिटन ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, उस और उसमें उन्होंने क्या सेटअप किया था? एक सेंसर सेटअप किया था। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, एक सेंसर का मतलब होता है कि उनके पास पहली कॉपी चली जाएगी, वो पहले से चेक करेंगे पूरी तरह से, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कि कुछ गलत छापा गया है क्या गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर छापा गया है तो पूरा जो है प्रेस को सीज किया जाता था, उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाता था। एक बात ये मैं भूल चुका था यहाँ पे। अब बात करेंगे हम रिपील किया वर्निकुलर प्रेस एक्ट को। जी हाँ, इस प्रेस एक्ट को रिपील करने का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच। रिपील करने का मतलब है एक फ्रीडम मिली फिर से प्रेस वालों को फ्रीडम इसलिए मिली, और फिर से वहाँ से एक जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है फिर से डेवलप होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो सेफ्टी वैल्यू थ्योरी होती है, उसके तहत बनती है, वो भी एक अलग बात है। लेकिन लेकिन और एक बात, हंटर कमीशन हंटर कमीशन फॉर डेवलपमेंट। अब उन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हमें हंटर कमीशन बनाना है। ये हंटर कमीशन किस लिए था? फॉर एजुकेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। दैट मीन्स लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन 1882। ये आपने पढ़ा होगा, जो भी बीएड के स्टूडेंट्स होंगे, जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे होंगे, खासतौर पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ये उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा कि हंटर कमीशन इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि ये एक जो है वो यहाँ पे बढ़ावा मिले एजुकेशन को। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आया होगा। ये सेकंड लेक्चर था। आगे हम कोशिश करेंगे कि ये जो 1947 तक हम 4-5 लेक्चर्स में ये सारा हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू गाइस।